हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी। मैं आप सभी का इस हिंदी विद वैष्णवी चैनल पर स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं जितनी भी क्लासेस अभी तक इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हूँ, आशा करती हूँ वो सभी क्लासेस आप सभी देखे होंगे। अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाकर अवश्य देखें, क्योंकि मैं नाटक, कहानी और निबंध तो अभी स्टार्ट नहीं की हूँ। नाटक, कहानी और उपन्यास, ये 3 यूनिट मैं मिक्सअप करके पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं देवरानी जेठानी उपन्यास जो है हमारी पंडित गौरी दत्ती जी द्वारा लिखित, वो उपन्यास भी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाई हूँ। साथ ही ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो लिखित है वो भी मैं पढ़ा दी हूँ। अंधेर नगरी नाटक भी पढ़ा दी हूँ और आधे अधूरे नाटक पढ़ा दी हूँ। आषाढ़ का एक दिन पढ़ा दी हूँ। और कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी में मैं पिता कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, और की अगर मैं बात करूँ तो कहानी में मैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी जो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, वो कहानी भी मैं पढ़ा दी हूँ। और साथ ही चीप की दावत, भीष्म शाहनी की जो कहानी है वो भी मैं पढ़ा दी हूँ। और अभी जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो कहानी है हमारी गैंग्रीन, जिसका कि पहले नाम रोज था, ठीक है, और जिसको बदलकर गैगरिन कर दिया गया है। और ये कहानी के लेखक हैं अज्ञे जी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अज्ञे जी का जन्म जो है वो 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जैसे जो भी रचनाकार हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, जिनकी भी रचनाएं लगी हुई है, तो उनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनका भी क्रम बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे अज्ञे जी की अगर एक कहानी हमारे सिलेबस में दी हुई है, मानिए गैंग्रीन दी हुई है, तो इसके साथ ही अज्ञे जी की जितनी भी कहानियाँ हैं, अन्य कहानियाँ, वो सभी का क्रम भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एनटीए पूछता है, क्रम जो है वो मिलान करने में पूछेगा या फिर क्रम से लगाने देगा, तो उसका क्रम भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी देखना बेहद ही ज़रूरी है। तो वैसे मैं अगर बात करूँ तो भीष्म शाहनी जी और अज्ञे जी, जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद जी, इन सभी का जो रचना है ना, इसका क्रम बेहद ही एनटीए रिपीट करता है। इसलिए अज्ञे जी का भी जो रचना है, जैसे कि अन्य कहानी है इनका, उसका क्रम देखिए। सबसे पहली कहानी है इनकी विपथगा, जो कि 1937 में आई थी। दूसरी कहानी है इनकी परंपरा, जो कि 1940 में आई थी। तीसरी है कोठरी की बात, जो कि 1945 में आई थी। चौथी है इनकी अमर वल्लड़ी, जो कि 1945 में आई थी। और पांचवी है शरणार्थी, छठवीं है जयदोल, उसके बाद है ये तेरे प्रतिरूप। तो इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, तो कम से कम आपको अगर क्रम लगाने देगा तो प्रथम और अंतिम तो ध्यान में रखना ही है। अगर जैसे अन्य दे दिया, जैसे जयशंकर प्रसाद का कोई कहानी ले लिया, अज्ञे का ले लिया, भीष्म शाहनी का ले लिया, और बोल देगा कि एक साइड सारे कहानीकार को दे दिया और एक साइड उनकी रचनाओं को दे दिया, बोलेगा इनको मिलान कीजिए, तो मिलान करने के लिए भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो याद कैसे रखेंगे, तो विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, अमर वल्लड़ी, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, ठीक है। ये अज्ञे जी की सारी कहानियों का क्रम था जो मैं बताई। देखिए इस कहानी में क्या है, तो रोज के बाद यह कहानी गैगरिन नाम से प्रकाशित हुई। और प्रकाशित हुई कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। गैगरिन इनकी सर्वाधिक चर्चित कहानी मानी जाती है। इसमें मालती के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की एक रसता और उब का चित्रण किया गया है। यानी जो इसकी मुख्य पात्र जो है वो मालती है, और उसकी जो दाम्पत्य जीवन है उसकी एक रसता और उब का चित्रण किया गया है कि कैसे वो विवाह के बाद उब गई है, उस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। रोज यानी कि गैगरिन निम्न मध्य वर्गीय जीवन को दहला देने वाली तस्वीर है। इस वर्ग के दाम्पत्य जीवन के नीरस बुझे सारहीन जीवन को अंकित करने में अज्ञे को अद्भुत सफलता मिली है। ये कथन किसका है, तो डॉक्टर गोपाल राय का है। इतना पंक्ति देकर पूछ सकता है ये जो कथन है वो किसका है, तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर गोपाल राय का है। और यहाँ से हमारी जो है वो कहानी प्रारंभ हो रही। देखिए सबसे कहानी क्या है, तो गैगरिन। गैगरिन का पूर्व नाम क्या था, तो रोज, जिसको बदल कर क्या किया गया है, गैगरिन कर दिया गया है। ये कौन से कहानी संग्रह में है, तो जयदोल कहानी संग्रह में है। और नीचे यहाँ जो है वो अज्ञे जी का जो है जन्म वर्ष लिखा हुआ है, 7 मार्च 1911 को अज्ञे का जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय और घनासा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। यानी लेखक जो हैं वो मालती से मिलने आए हैं। और लेखक के जो लेखक और मालती का क्या संबंध है, तो दोनों आपस में भाई बहन थे, ठीक है। लेकिन इन लोगों में भाई बहन से ज़्यादा जो है ना वो सख्य का भाव दिखा गया, क्योंकि दोनों में मित्रता बहुत ज़्यादा है।
मुझे देखकर पहचान उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। यानी लेखक जो है वो मालती से मिलने आए हैं। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? तो ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? वो उसके पति के बारे में, यानी मालती के जो पति हैं महेश्वर, उसके बारे में पूछ रहे हैं लेखक कि क्या वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं हैं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30 बजे आया करते। ध्यान रखेंगे कितने बजे उसके पति घर आते थे। कब के गए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ, कर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। होता है ना कि मिलने आए हुए हैं तो कैसे एकाएक पूछ ले कि तुम्हारे पति चले जाते हैं तो तुम अकेली क्या करती हो? पर ये नहीं पूछे, कमरे के चारों ओर देखने लगे। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैं आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। तो यानी मालती जो है उसका एक बच्चा भी है, ठीक है। वो बच्चे का नाम है टीटी। तो वो क्या की, अपने बच्चे के पास चले गई, इसको पंखा दे दी हाथ में। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, यानी इन दोनों का क्या संबंध था? तो दोनों भाई बहन थे आपस में, किंतु उसे सख्य कहना ही उचित है। मतलब होता है ना, कितने घुले मिले थे आपस में कि उसको भाई बहन से भी ज़्यादा ये लोग, मतलब मित्रता वाला भाव था इन दोनों में, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी, और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। ध्यान रखेंगे लेखक जो है मालती से कितने वर्ष बाद मिलने आया था? 4 वर्ष बाद। ये सब प्रश्न जो है एनटीए इसी टाइप का प्रश्न उठा उठा के पूछता है पंक्तियों के बीच से। तो ध्यान रखेंगे लेखक जो है मालती से कितने वर्ष बाद मिलने आया है? तो 4 वर्ष बाद। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपने कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया है, वैसे टीटी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे मालती का जो बच्चा है उसका नाम क्या है? तो टीटी है। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा होकर कहने लगा, उह 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 उह। बच्चा ऐसे करने लगा। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। फिर बड़ी देर तक, काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी थी। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर से इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? कोई वह निर्वात स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन, ऐसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखे हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये मुझसे पूछ नहीं रही है कैसे आए, कैसे हो तुम, कुछ सवाल जवाब नहीं कर रही है, उसका हाल चाल नहीं पूछ रही है। तो इनको लग रहा है कि लगता है कि मैं जो यहाँ आया हूँ इससे तुम्हें विशेष प्रसन्नता नहीं हुई है। ये बात लेखक जो है वो मालती से कहते हैं। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैं अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठ रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो।
देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है। उतने क्षीण बल से यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो। वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी, यानी खोलने गई। तो यहाँ कौन आए हुए हैं? तो मालती के जो पति हैं महेश्वर, वो ही आए हैं। वे यानी मालती के पति आए हैं। मैंने उन्हें पहली बार देखा, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करता है, एक बार का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम महेश्वर है। ध्यान रखेंगे कि मालती के पति का नाम क्या था। एक बार एनटीए जो है प्रश्न पूछा हुआ है, वो पीवाईक्यू क्वेश्चन में मैं लेकर भी आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी वो क्वेश्चन। उसमें वो क्या किया था कि महेश्वर के जगह लिख दिया है विशेश्वर, कि मालती के पति का नाम विशेश्वर है, जो कि डायरेक्टली वो पॉइंट गलत है। तो ध्यान रखेंगे मालती के पति का नाम महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं और उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातः 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं, 1:30 या 2 बजे घर लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य ज़रूरतें हिदायतें करने। उनका जीवन बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वह स्वयं उगताए हुए हैं। और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो? महेश्वर कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करते हैं। पति 2:30 बजे खाना खाते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहती है। तो ध्यान रखेंगे महेश्वर जो है वह कितने बजे खाते थे? 2:30 बजे। और उसी के इंतजार में मालती बैठी हुई रहती थी और वो 3 बजे खाना खाती थी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी है, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में ही वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैं सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही हो, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हूँ। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था या सब कुछ? तो बहुत था। हाँ, बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वह बचा कुछ होगा नहीं। यूं ही तो ना जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, तो सब्जी साथ लाए थे, वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन, कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं आया है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ है? रोज ही होता है,
कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। यानी पानी कब आता था इसके घर में? तो 7 बजे आता था। चलो तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई। कहते हुए मैंने मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक का काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी ही देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने? यानी इतना देर आ गया, खाना पीना खा लिया, उसके बाद ये पूछती है कि तुम कैसे आए? तो 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई और फिर नोटबुक की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ कि मैं आया तो मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या किया जाए? मुझे ऐसा लग रहा था, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, एक बार आंटी ये पूछा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही हो। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यह कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, आए कैसे हो? लाड़ी में? पैदल? तो इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस। कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह। क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं लेट ही गया और छत की ओर देखने लगा। मैंने विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन-खन की ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना, मालती बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्राम स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। ना जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कूली। मैं मुंह धोने का पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया, पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक बार कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के, तो ध्यान रखेंगे। गैंग्रीन जो है वो कैसे होता है? तो कांटा चुभ जाने के कारण होता है। और जिसको भी गैंग्रीन हो जाता था उसके जो होते हैं ना, वो पैर काट दिए जाते थे। मैंने पूछा, यहाँ आपके केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास से। हाँ। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं यहाँ। गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक कोस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन में से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे तीसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाह काट आते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। ये बात मालती बोलती है।
महेश्वर बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो कोई ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। यानी जब स्टार्टिंग में जब ये शादी करके आई होगी उस टाइम पे इसको पता चलता था कि कांटा चुभ जाने से किसी की मृत्यु हो गई तो इसे बहुत चिंता होती थी और इस बात को सोच सोच कर इसको नींद नहीं आती थी। लेकिन अब जब डेली वही बात सुन रही है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे की पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। अब कि नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होता। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में उसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था, और कभी कभी हंस पड़ते थे या महेश्वर के बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंककर आम धोने लगी। यानी इसके जो पति महेश्वर जो आम लेकर आए थे वो पेपर में लिपटे हुए थे, तो वो कागज का टुकड़ा को क्या करती है, वो पलट पलट के दोनों साइड पढ़ती है और पढ़ लेने के बाद क्या करती है, उसको फेंक देती है। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती ही हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ ही दूरी पर आम के बगीचे में पैरों पर चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आया, कभी मैंने जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तब भी मैं खिन्न खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। यानी मालती के जो पापा थे वो क्या किए थे, उसको एक बुक ला कर दिए थे। बोले, तुम इसको पढ़कर ख़त्म करना और तुम पर डे जो है 20 पेज पढ़ना, और एक सप्ताह बाद मैं तुमसे पूछूंगा, अगर तुम नहीं बताओगी तो फिर तुम्हारा जो है तुमको मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती चुपचाप किताब ले ली। पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पन्ने फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्दत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। यानी जब 8 दिन इसका पूरा हो गया तो इसके पापा बोले कि लाओ अब मैं सवाल पूछूंगा तुमसे। तो ये क्या बोलती है कि मैं नहीं पढ़ी, मैं किताब को फाड़ कर फेंक दी हूँ। उसके बाद वह बहुत पीटी, उसके पापा उसको बहुत मारे, वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर बढ़ा कर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कोई छोटे छोटे डिब्बा उठाकर अपने सामने रखने लगी, और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और ना जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर
तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। ध्यान रखेंगे, लेखक जो है मालती से मिलने कितने मील जो है वो पैदल चलकर आए थे, तो 18 मील पैदल चलकर आए थे। कितने उनके स्वर में मानो जोर दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसकर अब आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनम्र थे। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर के दिनों में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है, अत्यंत शीतल और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर सी बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करण नहीं, आशंति में है किंतु उद्वेग में नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। पर यह सब मैंने देखा ही। अकेले मैंने महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है, पर मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से फिर सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस आलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई थी। मैंने उनसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई होगी बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, अरे इसको तो चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन न भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ युवती, माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घिर कर गई है, उनके जीवन में के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है, उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं हैं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेट कर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी कभी एकाध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खरकन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। यहाँ पर हमारी ये कहानी समाप्त हो गई। और इससे संबंधित जो नेट का जो PYQ जो पूछा गया है वो प्रश्न देखिए कैसे पूछता है। 2 प्रश्न लेकर आई हूँ मैं, एक 23 की है और ये भी 23 की ही है। देखिए कैसे पूछा है। गैगरिन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए, यानी कौन कौन सी बातें इसमें गैगरिन कहानी से संबंधित है जो कि सही है। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण है। क्या इसमें पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण को दिखाया गया है? ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं। तो ये पॉइंट क्या है हमारा? गलत है। अगर हम एक को एलिमिनेट कर दे तो A और C हमारा बाहर हो गया, बचा क्या हमारा? B और D। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो अब हमको चुनना क्या है? 5 और 4। तो चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। इस कहानी में अज्ञा ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। बिल्कुल सही है। इस कहानी में अज्ञा ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित किया है। ये भी पॉइंट सही है। इस कहानी में पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। ऐसा कुछ था इसमें, फ्लैशबैक तो
ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है कि पूर्व घटना को फिर से दोहराया गया है। तो ये चौथा पॉइंट क्या हो गया हमारा, गलत है। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर कटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है, जो कि सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 2, 3, 5। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विशेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर है। क्या ये प्रश्न जो अभी मैं पढ़ी ये ठीक है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके पति का नाम क्या था, विशेश्वर नहीं महेश्वर था। और वो क्या थे, तो एक डिस्पेंसरी के, सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। और यहाँ क्या बोल दिया कि रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं। तो ये पॉइंट क्या है, हमारा कथन एक गलत है। चीप की दावत कहानी में चीप के आग्रह पर माँ एक टप्पा पुराना 2 पत्तर अनारादे गाकर सुनाया था। ये बिल्कुल सही है। मैं चिप की दावत कहानी पढ़ा दी हूँ, और जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है वो जाकर अवश्य देखें, तो वो पकड़ पाएंगे कि वहाँ पर वो जो है माँ वो एक टप्पा सुनाती है गाकर, वही पंक्ति है। तो मतलब कथन एक हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया, लेकिन कथन 2 क्या है, सत्य। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही था। तो यहाँ पर हमारी ये कहानी जो है वो समाप्त हुई। इससे संबंधित जो प्रश्न थी वो भी मैं करवाई। और आप सभी मुझे फीडबैक अवश्य दें कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी दें। धन्यवाद।